चलिए जय हिंद दोस्तों। जैसे कि कल का जो टास्क था एसपीडी में, उसी का जो ग्रुप डिस्कशन होगा और ग्रुप डिस्कशन जो आपका इसमें आज होगा वो होगा पृथ्वी, स्थलमंडल, जलमंडल एवं वायुमंडल। आज जो क्वेश्चन में थोड़ा मतलब वेरिएंट चेंज करेंगे, मतलब इसको करने का, तो आज ऐसा होगा जो मतलब देखिए, एक बार क्वेश्चन बोलने में लगता है कि मतलब आप सुनिए, मतलब इधर आंसर आ जाता है, मतलब बोलने में मतलब अथी हो जाता है। एक बार क्वेश्चन बोलेंगे पहले, तो आप लोग क्या कीजिएगा, एक बार जब फर्स्ट क्वेश्चन बोले तो ये समझ लीजिए कि यूट्यूब के लिए है, और तब तक में आप लोग क्या कीजिएगा, आंसर को मतलब बढ़िया से सोच लीजिएगा, और सेकेंड वाला जब क्वेश्चन बोले ना, तब आप लोग आंसर आराम से दे दीजिएगा। ठीक, तो आज पहला क्वेश्चन है आप लोग का। पहला क्वेश्चन है यूट्यूब के लिए। एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, आंसर आप लोग बोलिएगा। क्या हो, कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। बिल्कुल सही है, मतलब साथ ही साथ बोल देना है आंसर आप लोग का। एक बार हम बोले ना, सेकंड बोले तो उसका आंसर बोल देना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास जो है ना, कितना है? 12,756 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, 12,756 किलोमीटर पृथ्वी के विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714 किलोमीटर। 12,714 किलोमीटर बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में कितनी अंतर है? 42 किलोमीटर। बिल्कुल सही है, ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में 42 किलोमीटर की अंतर है, डिस्टेंस की। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने डिग्री झुकी हुई है? 23.5 डिग्री। बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी गति करता है किस दिशा से किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब। बिल्कुल सही आंसर है, पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी का जो अक्ष है ना, अक्ष, पृथ्वी जो है, पृथ्वी का अक्ष पर घूमता है, इसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण। बिल्कुल सही है, घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी जो अपनी अक्ष पर घूमते हैं उन्हें हम घूर्णन या परिक्रमण कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, दिन और रात होता है, दिन और रात होता है किसके लिए, कैसे, क्यों? पृथ्वी के घूर्णन के कारण। बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना क्या कहलाता है? परिक्रमण। बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि जो ऋतु है ना, ऋतु परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन होता है किसके कारण? परिक्रमण के कारण। बिल्कुल सही है, परिक्रमण के कारण ऋतु परिवर्तन होता है, परिक्रमण के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी को सूर्य परिक्रमा लगा समय, मतलब पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय को हम क्या कहते हैं? सौर वर्ष। बिल्कुल सही आंसर है, सौर वर्ष कहते हैं, सौर वर्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष से देखने पर, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखती है? नीला। कैसी दिखती है? नीला। बिल्कुल सही है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीला दिखती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। बिल्कुल सही है, 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में पूरा करते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगा समय कितना होता है? 365 दिन 6 घंटा लगभग में। हाँ बिल्कुल सही है, 365 दिन 6 घंटा लगभग में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सर्वप्रथम पृथ्वी यानी सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या किसने मापी थी? इरेटोस्थनीज। बिल्कुल दोनों आदमी का आंसर सही है, इरेटोस्थनीज ने मापे थे सर्वप्रथम पृथ्वी की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी से चंद्रमा का भाग, यानी पृथ्वी से चंद्रमा का भाग कितना दिखाई देता है? 59%।
बिल्कुल सही आंसर है दोनों आदमी का, 59% दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी गोल है, पृथ्वी गोल है, कहा था, किसने कहा था? पाइथागोरस। पूरे ठीक निकलने दीजिए, आवाज जो मेरा है ना पूरा निकलने दीजिए। ऐसा होता है कि मतलब कहीं कहीं आवाज मतलब हम छोड़ देते हैं क्वेश्चन, यूट्यूब वाला भी दिखाएगा सब। हाँ छूट जाता है, जैसे आप आंसर बोल देते हैं ना तो हम क्वेश्चन पढ़ना ये छोड़ देते हैं। बिल्कुल सही आंसर था इनका कि पृथ्वी जो गोल है ना, ये कहे थे पाइथागोरस। आप ही दोनों तीनों आदमी से आंसर दीजिएगा, और तो कोई आंसर देने वाले नहीं ना, इसीलिए सब आदमी घुमा घुमा का आंसर भी देना है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य अधिकतम तथा न्यूनतम, आप लोग का बोलना है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच अधिकतम दूरी कब होती है? 4 जुलाई को, और ये अधिकतम दूरी होती है तो अपसौर घटना कहलाती है। बिल्कुल सही आंसर है आपका कि 4 जुलाई को होती है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी, जिसे हम अपसौर कहते हैं, अपसौर कहते हैं। आप बताइएगा कि सब न्यूनतम दूरी कितने कब 3 जनवरी को जो उपसौर कहलाता है इसका घटना। बिल्कुल सही है। पृथ्वी और सूर्य के बीच जो न्यूनतम दूरी होती है वो 3 जनवरी को होते हैं, जिसे हम उपसौर कहते हैं, जिसे हम उपसौर कहते हैं। यानी पृथ्वी जब सूर्य के अधिकतम दूरी पर होता है उसे हम अपसौर कहते हैं, और जब पृथ्वी और सूर्य न्यूनतम दूरी पर होते हैं उसे हम उपसौर कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, उपसौर एवं अपसौर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? एप्साइड रेखा। बिल्कुल सही आंसर है, एप्साइड रेखा कहते हैं, एप्साइड रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? 1/81। बिल्कुल सही आंसर है, 1/81 होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड कौन सा है? हिमखंड ये है, हिमखंड मेरियाना गर्त। हिमखंड मेरियाना गर्त है तो गर्त अलग है, हिमखंड अलग। हिमखंड ये है, बोलिए दीजिए। हिमखंड है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा हिमखंड है अंटार्कटिका, अंटार्कटिका है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी का सुरक्षा बल किसे कहते हैं? पृथ्वी का सुरक्षा बल किन्हें कहते हैं? पृथ्वी को सुरक्षा बल कहते हैं ज्वालामुखी को, ज्वालामुखी को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून और 22 सितंबर को। 22 दिसंबर है। बिल्कुल सही आंसर आप करेक्ट किए हैं, 21 जून और 22 दिसंबर को। आप लोग बताइएगा, एक क्वेश्चन और इसमें हम पूछेंगे आप लोग से कि 22 दिसंबर को जो दिन बड़ा होता है वो किस गोलार्ध में होता है? गोलार्ध। गलत आंसर है, दक्षिणी गोलार्ध। बिल्कुल सही आंसर है आपका। जो होता है ना 22 दिसंबर को होता है दक्षिणी गोलार्ध में, और 21 जून को होता है उत्तरी गोलार्ध में। जैसे आप पहला लाइन बोल रहे थे 21 जून और 22 दिसंबर, तो सीक्वेंस में आप बोल दिए उसका अति भी, यानी 21 जून को जो होता है ना, 21 जून के उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को और 21 जून। बिल्कुल सही है। इसको देखिए, पहला क्वेश्चन वो था, ये दोनों क्वेश्चन कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं। कैसे करते हैं सो देख लीजिए। वहां पर आपको 22 दिसंबर को बड़ा दिन, लंबा दिन बोला दिया है, और यहाँ आपको 22 दिसंबर को छोटा दिन ही बोला दिया है। तो ये कॉन्ट्रडिक्ट इस हिसाब से करता है कि इसको आपको गोलार्ध लेके चलना होगा। जब गोलार्ध लीजिएगा ना तब आपको क्लियर होगा, ये गोलार्ध के लेके चलना है। जैसे कि आपको इससे पहले जो क्वेश्चन कराए थे उसमें आप जो कराए थे कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में। इसी का उल्टा हो जाएगा जस्ट। अगर छोटा कहेंगे ना, छोटा, पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है तो 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में, और नहीं उत्तरी गोलार्ध होगा, 22 छोटा होगा तो 22 दिसंबर को जो होगा उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, और 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा छोटा दिन होगा। जैसे कि अगर इधर जब अति होता है ना तो ये होता है 21 जून को उधर बड़ा हो गया, उत्तरी गोलार्ध में बड़ा हो गया, तो 22 दिसंबर को तो दक्षिणी गोलार्ध में छोटा होगा ही ना होगा।
वही इसका आंसर है कि पृथ्वी पर सबसे छोटा दिन होता है 22 दिसंबर को होता है उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन, और 21 जून को होता है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका कि दिन और रात की जो अवधि होती है, दिन और रात की जो अवधि होती है वो कब समान होती है, किस रेखा पर समान होती है? भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। बिल्कुल सही है, यहाँ आंसर है दिन और रात की बात है। तो दिन और रात जो होता है ना वो भूमध्य रेखा पर समान होता है, भूमध्य रेखा पर समान होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होती है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होती है, आपको सितंबर महीना में एक डेट है, उस डेट का नाम बोलिएगा। सितंबर 22 सितंबर नहीं, सितंबर महीना में बिल्कुल सही आंसर बोले हैं। सितंबर महीना के 23 हो जाएगा और मार्च महीना का 21 हो जाएगा। यानी कि आपका जो पृथ्वी पर दिन और रात जो बराबर होते हैं 23 सितंबर और 21 मार्च को होते हैं। तो 23 सितंबर को जो होते हैं वो बसंत विषुवत पर बराबर होते हैं, और 21 मार्च को जो होते हैं बराबर वो शरत विषुवत पर बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में विभाजित, ये कौन कौन सी परत है? सियाल, सीसा और निफे। सीसा नहीं है, सियाल, सीमा और निफे। सियाल, सीमा और निफे। सियाल को हम भूपट्टी कहते हैं, सीमा जो है सीमा को हम मेटल कहते हैं, एवं निफे को हम क्रोड कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी का ऊपरी भाग, पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम क्या कहते हैं? आयनमंडल, मध्य पृथ्वी को ऊपरी भाग को ऊपरी भाग को कहते हैं, एक बार सुन लीजिए आप लोग। वही है समताप मंडल। नहीं, आप लोग गलत जगह जा रहे हैं। पृथ्वी का ऊपरी भाग को हम भूपट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपट्टी कहते हैं पृथ्वी के ऊपरी भाग को, जिसे हम क्रस्ट भी बोल सकते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि भूपट्टी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशत? 46.6%। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 46.6%। आप बोलिएगा एक आदमी की सिलिकॉन कितना प्रतिशत है? 27.72%। बिल्कुल सही है, 27.72% है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सियाल के घटक को क्या कहते हैं? क्या कौन कौन सा होता है? सिलिका और एल्युमिनियम। बिल्कुल सही आंसर है आपका, सिलिका और एल्युमिनियम को हम सियाल के घटक बोलते हैं। सिलिका और एल्युमिनियम को हम सियाल के घटक बोलते हैं। और सीसा के घटक को क्या कहते हैं? सिलिका और मैग्नीशियम। बिल्कुल सही आंसर है आपका, सिलिका और मैग्नीशियम। सिलिका एवं मैग्नीशियम को हम सीमा के घटक बोलते हैं। अगला निफे को क्या बोलेंगे? निफे घटक को सिलिका और आयरन। नहीं, मैग्नीशियम। निफे को घटक का हम बोलेंगे निकेल एवं आयरन। हाँ, निकेल एवं आयरन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी के नीचे का जो द्रवीभूत शैल है, पृथ्वी के नीचे का जो द्रवीभूत शैल है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्मा। बिल्कुल सही आंसर है, उसे हम मैग्मा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी का औसतन घनत्व कितना है? 15.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बिल्कुल सही आंसर है, 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी की आयु ज्ञात की जाती है किस विधि से? यूरेनियम डेटिंग विधि। सीधा होगा यूरेनियम डेटिंग। कार्बन लगाइए तो जीवाश्म लाभ चल जाएगा। पृथ्वी के जो आयु ज्ञात किए जाते हैं ना, पृथ्वी के जो आयु ज्ञात किए जाते हैं वो किए जाते हैं यूरेनियम डेटिंग विधि से। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? सूर्य। बिल्कुल सही आंसर है, जीव मंडल पर ऊर्जा का मूल स्रोत है सूर्य है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि पृथ्वी के ताप को बनाए रखने के लिए कौन उत्तरदायी है? CO2 और जलवाष्प। बिल्कुल सही आंसर है, CO2 एवं जलवाष्प। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी की संपूर्ण बाह्य परत क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, लिथोस्फीयर। क्या कहलाता है? लिथोस्फीयर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, बाह्य परत का
परत का उप परिभाग किसे कहते हैं? स्टेनोस्फीयर। बिल्कुल सही है, स्टेनोस्फीयर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, पृथ्वी पर जो है ना, पृथ्वी पर जल का कुल कितना भाग है? 71%। बिल्कुल सही है, जल का बिल्कुल सही आंसर है। दोनों आदमी के एक एक आंसर दिए हैं कि दोनों आदमी का दोनों आंसर सही है। पृथ्वी का जो जल का जो भाग है ना 71 है, और इनको याद ही था, घटाए नहीं होंगे इतना जल्दी में। और जो स्थल को जो भाग है ना वो 29% है। अगला क्वेश्चन है, जल राशि का जो है ना, जल राशि का स्वच्छ जल भाग कितना परसेंट है? 2.5%। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। दोनों के 2.5% या 2.5% सेम ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई है ना, पृथ्वी पर अधिकतम ऊंचाई किसे कौन है? माउंट एवरेस्ट। बिल्कुल सही है, माउंट एवरेस्ट। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर अधिकतम गहराई कौन सा है? मेरियाना गर्त। बिल्कुल सही है, सबसे अधिकतम गहराई पृथ्वी पर मेरियाना गर्त ही है। अब बताइएगा आप लोग, महासागरों की औसतन गहराई कितनी है? यानी कि 4,000 मीटर। 4,000। बिल्कुल सही है, महासागर के जो है ना, महासागर की औसतन गहराई 4000 मीटर है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना, सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचना या पहुंचता है कितना प्रतिशत? 51%। बिल्कुल सही है, दोनों आदमी का आंसर 51%। सौर विकिरण का पृथ्वी पर पहुंचता है 51%। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, लवणता जो है ना, लवणता व्यक्त किया जाता है कैसे? प्रति हजार में। बिल्कुल सही आंसर है, लवणता को हम लोग प्रति हजार में व्यक्त करेंगे, प्रति हजार में व्यक्त करेंगे। अब बताइएगा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि समुद्र की जल की औसत लवणता कितनी है? 35 प्रति हजार। बिल्कुल सही, 35 प्रति हजार। क्योंकि आप पहली क्वेश्चन में सुन चुके हैं कि लवणता व्यक्त किए जाते हैं प्रति हजार में, तो 35 है और इसके साथ हम लोग प्रति हजार। समुद्र जल की औसत लवणता 35 प्रति हजार है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्र जल में पाया जाता है क्या? सोडियम क्लोराइड NaCl। बिल्कुल सही है, दोनों आदमी का। दोनों आदमी 12th के पास करके और 11th में गए हैं, सॉरी 12th के पास करके ग्रेजुएशन पार्ट 1 में गए हैं। एक साल दोनों आदमी, तो इसीलिए दोनों आदमी बोल रहे हैं। मुकेश जी जो है ना, वो उनको सब अथी में रखे हुए हैं कि जब सब नहीं हो ना तब बोलिए ना। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा को क्या? पृथ्वी को 2 भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कहलाती भूमध्य या विषुवत रेखा। सही आंसर था आपका, भूमध्य या विषुवत रेखा था। अब आप लोग बोलिएगा क्वेश्चन, समान खारे वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसे क्या कहते हैं? नहीं, फिर से सुनिए क्वेश्चन, समान खारेपन वाले स्थानों को मिलाने या खींचने वाली जो रेखा उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आइसोहेलाइन। हाँ, आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन रेखा कहते हैं। अब बताइएगा आप लोग कि सर्वाधिक लवणता जो है ना, सर्वाधिक लवणता वान झील है। वान झील, ये वान झील कहाँ है? तुर्की में 330% अथी है लवणता है। बिल्कुल सही आंसर है आपका। सबसे अधिक लवणता जो है ना वो तुर्की के वान झील में है, जो कि 330% लवणता है इनकी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि पृथ्वी पर सर्वाधिक जो है ना, सर्वाधिक सूर्य ताप किस रेखा पर होती है? यानी कि अथी पर। बिल्कुल सही आंसर बोले, विषुवत रेखा पर होते हैं, विषुवत रेखा पे होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भूमध्य रेखा के समांतर दोनों ओर खींची गई काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा। बिल्कुल सही आंसर है आपका, अक्षांश रेखा कहते हैं, अक्षांश रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? बिल्कुल सही है आंसर आपका, उसे देशांतर रेखा कहते हैं। पृथ्वी के उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 180। अक्षांश 180, बिल्कुल सही है, अक्षांश 180 और देशांतरों बोलिए दीजिए। 360। बिल्कुल सही दुगुना है। हाँ, दुगुना है, अक्षांश से दुगुना देशांतर है। बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 180 है और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 360 है। अगला क्वेश्चन आप लोग का है कि कर्क रेखा को कितने डिग्री बोलते हैं? 23.5 डिग्री। बिल्कुल सही है, कर्क रेखा को हम लोग बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अब बोलिएगा आप लोग 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को क्या बोलेंगे? मकर रेखा। मकर रेखा। बिल्कुल सही है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग मकर रेखा बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है कि 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहेंगे? यानी कि ये है। इसे हम लोग कहेंगे आर्कटिक वृत्त। हाँ, आर्कटिक 66 डिग्री जो है ना उत्तरी अक्षांश, इसे हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। ये दो क्वेश्चन सेम है, उसे आप ध्यान से सुनिएगा। और 66.5 डिग्री जो है दक्षिणी अक्षांश, इसे क्या कहेंगे? अंटार्कटिक वृत्त। बिल्कुल सही है, अंटार्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश आर्कटिक वृत्त और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश अंटार्कटिक वृत्त। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री घूम लेती है? 1 घंटा में 15। बिल्कुल सही आप बोले हैं, 15 डिग्री घूम। देशांतर। हाँ, पृथ्वी जो है ना 1 घंटे में घूमती है 15 डिग्री देशांतर, 15 डिग्री देशांतर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, इसी से रिलेटेड है, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है कितने? 4 मिनट के बराबर होता है। हम नहीं बोल पाए मिनट इस बार। यही टकराते हैं क्वेश्चन। 1 डिग्री जो देशांतर होते हैं ना, 1 डिग्री देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। 4 मिनट के बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अश्व अक्षांश कहलाता है। अश्व अक्षांश कहलाता है कितने से कितने डिग्री उत्तरी तथा दक्षिणी अक्षांश? 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पेटी। बिल्कुल सही है आपका आंसर। अश्व जो है अश्व अक्षांश कहलाता है 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित पेटियां। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थान से गुजरती है क्या कहलाती है? अंध। ऑप्शन में घेरल है, देखिए नंदो है, अंध आरोहण। 0 डिग्री जो है ना, 0 डिग्री देशांतर रेखा जो लंदन के ग्रीनविच स्थानों से गुजरती है वह कहलाती है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं उन्हें। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, 180 डिग्री देशांतर रेखा क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय। बिल्कुल सही आपका आंसर जा रहे हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। आप लोग बताइएगा इस अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब और कहाँ हुए थे? वाशिंगटन डीसी हुआ था। आंख नहीं मोलिए। बिल्कुल सही है, वाशिंगटन डीसी में हुआ था और 1884 में हुआ था। 1884 वाशिंगटन डीसी में अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी जिसे हम 180 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा खींची जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, प्रशांत महासागरों से खींची जाती है, प्रशांत महासागरों से गुजरती है। अगली क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा क्या कहलाती है? भारत का मानक समय। बिल्कुल सही आंसर है, 82.5 डिग्री जो है ना पूर्वी देशांतर रेखा, ये भारत के मानक समय रेखा इन्हीं को बोलते हैं। यानी कोई भी क्वेश्चन जैसे आएगा कि भारत के मानक समय रेखा किन्हें बोलते हैं, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, 2 अक्षांशों के मध्य दूरी होती है कितनी? 0 से 4 तक। नहीं, 0 से 6.4 है अंतिम में डिग्री। नहीं, वो क्वेश्चन नहीं है जो आपका आंसर। 1 डिग्री सेल्सियस वाला नहीं है। नहीं, ये 2 अक्षांशों के मध्य जो दूरी है ना वो है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर है। और इसी से रिलेटेड अगला क्वेश्चन है आपका, 2 अक्षांशों के बीच सर्वाधिक दूरी जो विषुवत रेखा पर होती है वो कितनी होती है? 11.32 किलोमीटर। बिल्कुल सही है आंसर। मतलब ये डिफिकल्ट आंसर याद था, हालांकि वो कंफ्यूज हो रही होगा।
दो अक्षांशों की मध्य जो दूरी होती है ना वो होता है 111 किलोमीटर, और दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो विषुवत रेखा पर होती है वो होती है 111.32 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? दो देशांतर रेखाओं की बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग उसे गोरे कहते हैं, गोरे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग को कि 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है। 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है कहाँ? जिसे आप ऐसे पहले बोल रहे थे आंसर, अंध महासागर, अंध महासागर जो कि अटलांटिक महासागर में एक अंध महासागर है, वहीं पर स्थित है। अटलांटिक महासागर जिसे अंध महासागर भी कहते हैं, जो कि 0 डिग्री अक्षांश एवं 0 डिग्री देशांतर अवस्थित है वहां पर। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव, पृथ्वी पर वायु या गैसीय फैलाव कहाँ होते हैं? कहाँ होंगे? वायुमंडले में न होंगे, कहाँ होते हैं? वायुमंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा, वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितनी प्रतिशत से कितनी प्रतिशत होती है? वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा कितने प्रतिशत से कितने प्रतिशत के बीच होती है? तो 0 से 4% के बीच होती है। सही आंसर बोल रहे हैं, 0 से 4% के बीच होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वायु दाब है ना, वायु दाब ये कैसे मापते हैं? कैसे? बैरोमीटर से। बिल्कुल सही, वायु दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। समान दशाओं समुद्र तल पर पारे के जो वायु दाब होती है वो कितनी होती है? वायु दाब समान दशाओं में समुद्र तल पर पारे की जो वायु दाब होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, 76 सेंटीमीटर या 760 मिमी होते हैं। ऊंचाई स्तंभ द्वारा पड़ने वाला दाब होते हैं। अगला क्वेश्चन तो हो ही गया है, वायुमंडल दाब मापा जाता है बैरोमीटर से, बिल्कुल सही आंसर था। वायुमंडलीय दाब की इकाई क्या होती है? वार। बिल्कुल सही, वायुमंडलीय दाब की इकाई वार होते हैं, वार होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, एक बार बराबर कितने होते हैं? 10 पर पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बिल्कुल सही है, 10 पर पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर बराबर एक बार। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, बैरोमीटर, बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब एकाएक नीचे गिरता है तो किस चीज की आने की संभावना होती है? बिल्कुल सही है, जब बैरोमीटर एकाएक नीचे गिरते हैं तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, बैरोमीटर जो है ना, बैरोमीटर पाठ्यक्रम जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो किस? दिन साफ होने की। बिल्कुल सही आंसर दोनों आदमी बोल रहे हैं कि दिन साफ होने का जो ये संकेत हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग का होगा, जब धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तब वर्षा आता है। बिल्कुल सही है, जब बैरोमीटर धीरे धीरे नीचे गिरते हैं तो वर्षा होते हैं, धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हैं तो मौसम साफ रहते हैं, और एकाएक नीचे गिरते हैं तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? वायु में जल की उपस्थिति क्या कहलाती है? वायु है, जल की उपस्थिति अगर हो जाएगा तो उसे आर्द्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्द्रता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वायुमंडल की आर्द्रता माप यंत्र कौन सा है? हाइग्रोमीटर। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, हाइग्रोमीटर। वायुमंडल की जो आर्द्रता मापने वाले यंत्र है वो हाइग्रोमीटर है। अगला क्वेश्चन बोलिएगा आप लोग, वायु है, वायु में गैसों का जो मिश्रण होते हैं एक, उसमें नाइट्रोजन कितने? 78%, ऑक्सीजन 21% और कार्बन 0.03%। बिल्कुल सही आंसर है आपका। वायु में जो गैसों के जो मिश्रण है इसमें नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। दसवां में से वो क्वेश्चन फिक्स रहता है। 0.0%, ये लगभग एवे करता है 10th वाला। ये इसी में नहीं, हर एक कंपटीशन बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। ये जितना भी क्वेश्चन हो रहा है ये एकदम बेसिक क्वेश्चन, अगर इसे आप गलती करते हैं तो आप सिलेक्शन से बहुत दूर चल जाइए। इस सब क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन हम लोग के हो रही है ना, ये इस क्वेश्चन को मान लीजिए बिहार में 2 क्वेश्चन गलती हुआ है, 8 सही ना, 2 गलती ये हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, वायुमंडल में विद्यमान अक्रिय गैस कौन सा है? आर्गन। बिल्कुल सही है, वायुमंडल में जो विद्यमान अक्रिय गैस है वो आर्गन है। वो कौन चीज है? आर्गन है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध। वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध क्या कहलाता है? नहीं, वातावरण तथा जीव मंडल के बीच का संबंध कहलाता है पारिस्थितिकी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आंसर दोनों आदमी लास्ट में बोले हैं। पारिस्थितिकी कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा वायुमंडल को बांटा गया है। वायुमंडल को बांटा गया है कितने परतों में? 5 भागों में। बिल्कुल सही है, 5 भागों में बांटे गए हैं वायुमंडल के। अगला क्वेश्चन है वायुमंडल की सबसे जो निचली भाग है, सबसे जो निचली भाग है उसे क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल। बिल्कुल सही है, उसे क्षोभ मंडल कहते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली भाग को। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सभी जो मौसमी घटना होते हैं ना, सभी जो मौसमी घटना होते हैं वो किस मंडल में होते क्षोभ हैं? मंडल। बिल्कुल सही है, वो क्षोभ मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व, वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस मंडल में होते हैं? क्षोभ मंडल में। बिल्कुल सही आंसर है, तीनों का तीनों क्षोभ मंडल था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर तथा 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान बढ़ती है। क्षोभ मंडल में आप लोग बताइएगा कि 165 मीटर जब आप ऊपर जाइएगा तो कितना तापमान बढ़ेगी? 1 डिग्री सेल्सियस से 1 ही डिग्री सेल्सियस हो बढ़ेगी। गया। और और जब दूसरा क्वेश्चन हम पूछेंगे, 6.3 जब 1 किलोमीटर ऊंचाई पर जाएंगे तब कितना बढ़ेगा? 6.3 है। 1 से 6.4 डिग्री सेल्सियस। आप आंसर अथी करके याद कर लीजिए। 6.0 कुछ है। 6 हाँ सुन नहीं, लीजिए, नहीं, पढ़। हाँ पढ़ के याद किए हैं, पढ़ के याद किए हैं। ये क्वेश्चन अथी हो लीजिए पूरा, मतलब अथी हो लीजिए क्वेश्चन साहब। दो क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल में जब प्रति 165 मीटर हम लोग ऊपर जाएंगे ना, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाएगा। कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री। और जब हम लोग 1 किलोमीटर ऊपर चल जाएंगे तब 6.4 डिग्री तापमान बढ़ेगा। ये रेशियो में नहीं है, समझे? 165 और 1 डिग्री क्वेश्चन आंसर पूछने के लिए इसमें डालते हैं कि 165 बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? 1 डिग्री। और जब 1 किलोमीटर बढ़ेगा तब कितना बढ़ेगा? 6.4 डिग्री। आंसर आपको याद था 100। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग को, पृथ्वी के अंदर प्रति 32 मीटर जाने पर तापमान में वृद्धि कितनी होती है? कितने डिग्री सेल्सियस? बिल्कुल सही आंसर बोले, 1 डिग्री सेल्सियस वृद्धि होते हैं। यानी हम लोग पृथ्वी के अंदर 32 मीटर जाएंगे ना तो जो तापमान होगा ना हम लोग को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, क्षोभ मंडल की मोटाई, क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है किस ऋतु में? ग्रीष्म। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ग्रीष्म ऋतु में वृद्धि होते हैं। ग्रीष्म ऋतु में क्षोभ मंडल की मोटाई में वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, वायुयान उड़ते हैं किस मंडल में? ताप मंडल। बिल्कुल सही आंसर बोल रहे हैं, वायुयान समताप मंडल में उड़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन परत जिसे हम पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहते हैं, यह किस में पाए जाते हैं, किस मंडल में? समतापीय मंडल। बिल्कुल सही है, ये भी समताप मंडल में पाए जाते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, कौन करता है अवशोषित? ओजोन गैस। बिल्कुल सही, ओजोन परत या ओजोन गैस वही है जो कि पराबैंगनी, सूर्य से आने वाला जो पराबैंगनी किरण है उसे अवशोषित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है किस इकाई का? बिल्कुल सही आंसर बोले हम जी, डॉप्सन का प्रयोग किए जाते हैं। ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए डॉप्सन का प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, ओजोन परत को नष्ट या क्षरण करने वाली गैस कौन सी है? नहीं, वो आप दूसरा बोल रहे हैं, ये सही बोल रहे हैं आंसर। ओजोन परत को जो नष्ट करता है, नष्ट करने वाला जो नष्ट या क्षरण जो करते हैं वो है CFC, जिसे हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। आप जो आंसर बोल रहे थे ना वो ग्रीन हाउस गैस के बारे में बोल रहे थे, वो भी क्वेश्चन आगे पूछेंगे। अगला क्वेश्चन है, उल्का से संबंधित घटना है वो किस मंडल में होते हैं? बिल्कुल सही आंसर आप बोल रहे हैं, मध्य मंडल में होते हैं। उल्का से संबंधित जो भी घटनाएं होते हैं वो मध्य मंडल में होते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का,
रेडियो तथा संचारण संबंधित है। रेडियो तथा संचारण संबंधित है, किससे संबंधित है? किस मंडल से? आयन मंडल। बिल्कुल सही है, वो आयन मंडल से संबंधित है। रेडियो और संचार जो संबंधित है वो आयन मंडल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोलिए कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? नहीं, बहिर्मंडल। बिल्कुल सही आंसर है, बहिर्मंडल। हाँ। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है उसे हम बहिर्मंडल बोलते हैं। और अगला क्वेश्चन वही है और आप आंसर दीजिएगा आराम से। ग्रीन हाउस गैस जो है, ग्रीन हाउस गैस कितने हैं लगभग? 4। और मतलब 4 है ना, उसका आप बोलिएगा कौन कौन से हैं? CO2, NO2, CFC, CH4। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं। CO2, CFC, CH4 और NO2, ये इसे हम ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, भारत की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय। बिल्कुल सही है, भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अगला क्वेश्चन है कि मानसून सबसे पहले किस राज्य में आता है? केरल राज्य के, यानी कि जून महीना के पहले सप्ताह सप्ताह में आता है। जून महीना के पहला सप्ताह में आता है। बिल्कुल सही आंसर दोनों आदमी दिए हैं, केरल में आता है जून महीने के प्रथम सप्ताह में। भारत में सबसे पहले मानसून केरल में जून महीने के प्रथम सप्ताह में आते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में अधिकांश या सर्वाधिक वर्षा होती है किस मानसून के कारण? यानी कि दक्षिण पश्चिम। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं आप, दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है किस मानसून के कारण? उत्तर दक्षिण। नहीं, उत्तर और पश्चिम के। उत्तर पूरब मानसून उत्तर या पूरब, लौटती मानसून, इसी को हम बोलते हैं। उत्तर पूरब मानसून या लौटती मानसून, इसी को हम जाड़े के दिन में जो वर्षा होता है ना, वही मानसून से होता है। कहीं में कहीं क्वेश्चन आप देखिएगा, जाड़े के दिन में जो वर्षा होता है या ठंडी अति में, किस मानसून के? उत्तर पूरब या लौटती हुई मानसून के कारण होती है वर्षा। और यही होता है क्वेश्चन, इसका आंसर होगा तमिलनाडु के तटों पर या कोरोमंडल पर जो होती है वो उत्तर पूरब मानसून या लौटती मानसून के कारण होती है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, भारत की औसत राष्ट्रीय वर्षा कितनी है? 110 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 110 सेंटीमीटर होता है औसतन वर्षा भारत। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, पछुआ हवाओं से होती है क्या होती है? चक्रवात। बिल्कुल सही है आंसर, बिल्कुल सही है, चक्रवाती वर्षा होती है पछुआ हवाओं से। याद करने का बेनिफिट यही है, जो क्वेश्चन पूरा नहीं भी समझ में आ रहा है तो ये आंसर आ जा रहा है, क्योंकि सब आदमी याद करके आए हैं। क्योंकि इतना क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर देना मुश्किल हो जाता है कि पछुआ हवाओं से क्या होती है, पछुआ हवा क्या होती है? तो चक्रवाती वर्षा होती है। पछुआ हवा कहलाती है, 2-3 नाम है, वो नाम बताइएगा। हनुमान चालीसा की जगह पर गरजता चालीसा, चंड पचासा और चीखता साठा। पछुआ जो हवा है उसके अन्य नाम है गरजता चालीसा, प्रचंड पचासा और चीखता साठा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, फेरल का नियम संबंधित है, किससे संबंधित है? फेरल का जो नियम संबंधित है वो है आपका पवनों की दिशा से संबंधित है। और अगला और इसका लास्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहते हैं? विद्युत रेखीय निम्न वायुदाब पेटी को क्या कहलाता है? बिल्कुल सही बोले हैं आंसर आप, शांत कटिबंधीय या डोलड्रम। शांत कटिबंधीय या डोलड्रम कहते हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन हो गया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आज का डिस्कशन कैसा रहा। और कल का आप लोग का टास्क रहेगा, यानी होमवर्क रहेगा, आप लोग कल याद करके आइएगा। पेज नंबर 22 में है, न्यू वाला एसपीडी है, भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु एवं नदियां। बहुत अच्छी क्वेश्चन होगा, इसमें से किसी ना किसी एग्जाम में पूछता ही रहता है, हर एक एग्जाम में पूछता ही रहता है। कहने का मतलब इससे जितना भी क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को अगर आप गलत करके आते हैं तो सिलेक्शन से उम्मीद ना करिए, क्योंकि ये सब नॉर्मल क्वेश्चन होती है। इसमें जो भी क्वेश्चन होती है वो VVI और नॉर्मल, जो कि लगभग सब मार के ही आते हैं।
कल का जो टास्क है भारत के पर्वत, द्वीप, मैदान, मिट्टी, जलवायु और नदियां से होगी। और अगला आज आपका जो क्वेश्चन होगा उसमें होगा आपको साइंस से होगी। और सभी आप अपने अपने साइंस के लिए जगह की पेटी बांध लीजिए। इसमें हो सकता है पुराना वाला है, आप लोग बताइएगा इस हिसाब से। अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई? 1972 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर है, 1972 ईस्वी में हुई थी अंतरिक्ष विभाग की स्थापना। अगला क्वेश्चन है आप लोग का पीएसएलवी का पूर्ण रूप क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, थोड़ा सा अति करके, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग वेसिल। पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग वेसिल। अगला क्वेश्चन, बैठिए से उठिए, आराम से प्रति मार्ग बैठिए, टांग दर्द करने लगा पहले। अगला क्वेश्चन हो जाएगा थुम्बा जो कि केरल में है, प्रथम रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र की स्थापना कब की गई थी? 1963 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं आप लोग, 1963 ईस्वी में की गई है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र जिसे हम इसरो बोलते हैं, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1969 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 1969 ईस्वी में इसरो की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, और 1969 में जो इसरो का स्थापना, यानी डेट वाइज बोलेगा तो 15 अगस्त बोलिएगा, 15 अगस्त 1969। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट। बिल्कुल सही है, आर्यभट्ट है। 1975 में, 19 अप्रैल 1975 में था। बिल्कुल करेक्ट आंसर, एकदम डेट वाइज सही थे। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह आर्यभट्ट है, जिसे 19 अप्रैल 1975 में छोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का भारत का पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 18 मई 1975। 1974। मैंने 74 1974। बिल्कुल सही है आपका आंसर। भारत का जो है ना पहला भूमिगत परमाणु विस्फोट जो किया गया 18 मई 1974 के पोखरण राजस्थान में किया गया। पोखरण राजस्थान 18 मई 1974 में किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया गया। भारत के राकेश शर्मा द्वारा रूसी अंतरिक्ष यात्री के साथ अंतरिक्ष में प्रवेश किया, कब किया था? 1984 ईस्वी। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 1984 ईस्वी। 1984 में किए थे प्रवेश। अगला क्वेश्चन हो जाएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बेंगलुरु। नहीं, आंध्र प्रदेश। त्रिवेंद्रम में है। कहाँ पर स्थित है? त्रिवेंद्रम में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? बिल्कुल सही है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का कि भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही बोले हैं, रोहिणी IR-1। आप बोलिएगा इसे प्रक्षेपित कब किया गया? 1980 है, 5 बार गए थे आप, 1980 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का थुम्बा में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी केंद्र की स्थापना कब की गई? यह की गई है 1965 ईस्वी में। कब की गई है? 1965 ईस्वी में की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा भारत परमाणु अनुसंधान केंद्र जिसे हम बार्क कहते हैं की स्थापना कहाँ की गई है? बार्क की स्थापना ट्राम्बे मुंबई में की गई है। इनकी स्थापना 1954 में हुई है। 1954 ट्राम्बे मुंबई में हुई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ की गई है? 1971 ईस्वी में कलपक्कम। बिल्कुल सही आंसर है, डेट मतलब
ईस्वी के साथ बोले हैं आंसर। 1971 कलपक्कम मद्रास। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? चाबी को नीचा रख दीजिए नीतीश जी और आराम से। ये है अंतरिक्ष में जाने वाला। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो ये थे मेजर यूरी गागरिन, सोवियत संघ 1961। मेजर यूरी गागरिन सोवियत संघ 1961 में गए थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम महिला कौन थी? वेलेंटिना तेरेस्कोवा। बिल्कुल सही आंसर है वेलेंटिना तेरेस्कोवा, सोवियत संघ 1963 में। यानी पुरुष से 2 साल बाद महिला गई थी, जिनकी नाम है वेलेंटिना तेरेस्कोवा। ये भी लेकिन रूस की ही थी, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, चंद्रमा पर चरण रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग। बिल्कुल सही है, नील आर्मस्ट्रांग है चंद्रमा पर चरण रखने वाले आदमी। वो अमेरिका से संबंधित थे और 1969 में गए थे। कब गए थे? 1969 में। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश 1984 में। इससे पहले भी क्वेश्चन हो गया था और आप लोग 84 आंसर सही दिए हैं, तो यहाँ क्यों गड़बड़ा रहे हैं आप लोग? अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय राकेश शर्मा हैं, जो 1984 में ही गए हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन? कल्पना चावला। बिल्कुल सही, कल्पना चावला है। ये कब प्रवेश की थी, कब गई थी? 1997 में गई थी। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली दूसरी भारतीय महिला? सुनीता विलियम्स। बिल्कुल सही है, सुनीता विलियमसन है। सुनीता विलियमसन है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा दिन रहने का श्रेय किनके प्राप्त? ये इस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। इस क्वेश्चन आप जो करेंट में है, ये क्वेश्चन चेंज हो गया। करेंट में क्वेश्चन चेंज हो गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में प्रवेश प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? बिल्कुल सही है, स्पुतनिक 1 है। स्पुतनिक 1 है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम संचार उपग्रह कौन सा है? प्रथम संचार उपग्रह ये इको 1 है। इको 1 है। हाँ, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भेजे हैं इको 1 को। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश का पहला रिएक्टर कौन सा है? अप्सरा। कब ऐसे स्थापित किया गया था? 1956 में किया गया। अप्सरा को 1956 में स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र कौन सा है? प्रक्षेपास्त्र बिल्कुल सही आंसर है आपका, पृथ्वी है। स्वदेश निर्मित प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है, जिन्हें 1988 में निर्मित किया गया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, रमन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? कर्नाटक, बंगलुरु। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, बेंगलोर कर्नाटक में है रमन अनुसंधान केंद्र। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, तारापुर परमाणु विद्युत गृह कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। बिल्कुल सही है, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, राउर भाटा परमाणु विद्युत गृह कहाँ पर है? राजस्थान। बिल्कुल सही आंसर है, राउर भाटा राजस्थान में है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई है 10 अगस्त 1948 ईस्वी को की गई है। 10 अगस्त 1948 ईस्वी को की गई है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, देश के सबसे बड़े परमाणु केंद्र ध्रुव ने काम करना आरंभ किया, कब किए थे आरंभ? 5 अगस्त नहीं, ये किए 8 अगस्त 1985 को किए। 8 अगस्त 1985 को किया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम जीव कौन सा है? लाइका। बिल्कुल सही है, लाइका जो एक कुतिया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, अंतरिक्ष में यान से बाहर विचरण करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? यान से आकर बाहर में ये थे एलेक्सी लियोनोव थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, प्रथम अंतरिक्ष शटल कौन सा है? ये है कोलंबिया। प्रथम अंतरिक्ष शटल है कोलंबिया है।
अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? अपोलो 11। लूना 16 प्रथम मानव रहित अंतरिक्ष यान है लूना 16। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, मंगल ग्रह पर मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान कौन गया था? अपोलो 11। नहीं, मंगल ग्रह पर पहला अंतरिक्ष यान गया था पाथफाइंडर गया था। अगला क्वेश्चन बोलिएगा, इनसेट 3E का सफल परीक्षण कब किया गया? तो 2003 में किया गया है। 2003 में किया गया है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, कक्षा में प्रथम अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, उसका नाम बताइए कौन सा? उसका नाम है आप लोग का स्काई लैब है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टीटो है। कौन है? डेनिस टीटो है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, जो कि बार बार आप लोग रिकॉल कर रहे थे, पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान कौन सा है? नहीं, ये है लूना 16 है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आप लोग का, चंद्र तल पर मनुष्य को उतारने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन सा है? वो है अपोलो 11। चंद्रमा पर जो है मानव को उतारने वाले हैं अपोलो 11 है। अगला क्वेश्चन है आप लोग का, सर्वप्रथम मानव रहित कृत्रिम उपग्रह का प्रक्षेपण करने वाला देश कौन सा है? रूस। बिल्कुल सही है, रूस। ये सोवियत संघ थे उस टाइम में वो। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ? 2003 में। 3 जनवरी 1 फरवरी। जब डेट बोल रहे हैं, 1 फरवरी 2003। बिल्कुल सही है, 1 फरवरी 2003 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि दूसरा परमाणु परीक्षण एवं एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया है। दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के जो नेतृत्व में किया गया है, हाँ 24 साल के बाद किया गया था। ये आप लोग 13 मई 1998। पहले क्वेश्चन सुन लीजिए ना आप लोग। बिल्कुल सही आंसर बोले हैं, 13 मई 1998। यानी दूसरा परमाणु परीक्षण एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में किया गया था। 13 मई 1998 में किए गए थे। 13 मई 1998 में किए गए थे। तो चलिए, आज का यहीं तक है, सेवा समाप्त हुआ। कल जो होगा ये होगा, और इसमें कल होगा आपका तत्व संकेत होगा, तत्व संकेत एवं परमाणु संख्या होगी। वो कल का आप लोग के टास्क रहेगी, कल उसे याद करके आइएगा और इसी हिसाब से उसे आप याद होगा, आपको याद होगा ना। फिर लड़का जैसा पूरा ले लीजिए, ऑब्जेक्टिव ले लीजिए इसे, ऑब्जेक्टिव ले लीजिए इधर, और इधर ये पूरा ले लीजिए सर। परमाणु जैसे तत्व संख्या तथा परमाणु संख्या जो है वो, और इधर का ऑब्जेक्टिव इसी का जो अभी हुआ है आज ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। और अगर नए हैं तो जरूर सपोर्ट कीजिए चैनल को, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक।